हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं इंग्लिश का एक बढ़िया सा क्लास स्टार्ट किया हूं, जो भी स्पोकन इंग्लिश में आपको चल रहा है। स्पोकन इंग्लिश कैसे इंग्लिश सीखी जाए, एकदम बेसिक से मैं अपना रूल आपको बताता हूं। कुछ चीज़ें जो भी जितनी भी वीडियो पढ़ते हैं इंग्लिश में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगी, तो प्लीज़ सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे आज टेंस के पहले पार्ट का। टेंस वैसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ 2-3 बार, तो आप टेंस आज फिर से देखेंगे। तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि टेंस का पहला प्रकार है। और सभी टेंस, एक बात को आपको ध्यान रखना है, टेंस आपका 3 प्रकार का हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तीनों टेंस में आपको 4 प्रकार के टेंस में चलना है, ठीक है। प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4। तो प्रेजेंट टेंस में हम आज बताने हैं, तो सभी में आपका इंडेफिनिट चलेगा। पहला इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना है कि आपको 4 प्रकार के सभी में वही आएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट तो फ्यूचर इंडेफिनिट, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सेम वही चीज़ें। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से चल रहे हैं और इसको एकदम आसान से समझाएंगे, जो कि कभी कभी आपको कन्फ्यूजन भी बन जाता है कि क्या क्या चीज़ें आखिर ये कभी ऐसा लगता है कभी ये ऐसा लगता है। ये चीज़ें समझ में कम आती हैं, समझ में आ जाएगा। एकदम आसान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए कुछ चर्चा हम करते हैं। यहाँ पर कर्ता जो होता है एक वचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन बहुवचन, इसको सिंगुलर बोलते हैं, इसको प्लूरल बोलते हैं, इसको प्लूरल। इसमें आपका सिंगुलर में होता है ही, सी, इट और नेम, ठीक। और इसमें आपका होता है आई, बी, यू, दे, ठीक, इतना होता है। ये सब करता है, ये सब क्या है, करता है। और इनके साथ अपने के लिए मैंने अभी इसके जस्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया, जिसमें आपको बिना ट्रांसलेशन बिना किसी रूल के आप इंग्लिश बना लेंगे। वो वीडियो जरूर देखिएगा, 20-25 मिनट की अच्छी वीडियो है, ज़रूर उसको आप फॉलो करिए। एकदम आसान से बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्पोकन इंग्लिश की बैच आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे थे कि सबसे पहले आपका इंडेफिनिट का जो पहचान हम करेंगे कि कोई भी वाक्य हो, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ठीक। ये अगर आता है तो समझ लीजिए कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, इन सभी की कोई भी आपका लास्ट में आ जाता है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाते हैं। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल जाता है तब आप क्या करेंगे, सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, मुख्य क्रिया कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक डिस्कशन हम कर देते हैं कि टेंस को करने में के लिए आपको कोई ना कोई सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और सेंटेंस जो होगा आपका कुछ इन तरीके से होगा, 4 प्रकार का, मुख्यतः 4 प्रकार का सेंटेंस होगा। बाकी इसमें से जो भी एस आर नो टाइप के जो होते हैं, मतलब एस टाइप के, और जो क्या से शुरू होने वाले, और जो क्वेश्चन शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक वाले शब्द जो होते हैं बीच में आ जाएं, वो वाला अलग रूल होता है। मतलब हमें आएगा इसी में। तो 4 मुख्य प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, तो हमने चर्चा की कि 4 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जो भी सेंटेंस जैसे आएगा रूल वैसे लगेगा। रूल इसमें का कोई एक निर्धारित नहीं होता, इसलिए आप सेंटेंस को गौर जरूर करेंगे। पहले हम सेंटेंस को आपको गौर कराते हैं, उसके बाद हम आपको ये चीज़, क्योंकि आपको सबसे ज़रूरी यही पॉइंट होता है। पहले इसको अगर पकड़ लिए तो समझ लिए हो गया। तो हमें सेंटेंस पकड़ना है। सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव अगर आपका आएगा तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, आपको इसमें क्या लगा रहेगा, इसमें नहीं शब्द लगा रहेगा। नहीं अगर आ गया तो निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में आपका अगर क्या, छोड़िए इसको, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आ जाए तब। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन,
इस तरीके के शब्द जो आ जाते हैं यही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड अगर आ गया, चाहे बीच में आए चाहे किनारे आए, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। अगर आपका इसमें देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखा है, मतलब ये भी लिखा है और ये भी लिखा है, तो जब इन दोनों आ जाए, जब ये दोनों आ जाएं, मतलब आपका नहीं भी आ जाए और प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द भी आ जाए, ठीक है, तब आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की पहचान और एक होती है, आपका सिंबल अगर आ जाता है, ये वाला सिंबल, तब भी आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो आप सेंटेंस पहचान लेंगे। अगर ये तीनों ना हो, आप सोचिए कि नहीं है तो निगेटिव, ठीक। सबसे पहले में कौन सा सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है इंट्रोगेटिव। क्या देखना है? इंट्रोगेटिव। अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो समझ लीजिए इंट्रोगेटिव है। जब इसको ढूंढिए तब रुकना मत, पहले मतलब वही ना समझ लिया कि इंट्रोगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव है तो पक्का। उसके बाद हम ढूंढेंगे क्या नहीं भी है, अगर नहीं भी है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, नहीं तो ओनली इंट्रोगेटिव। पहले कौन सा ढूंढेंगे? इंट्रोगेटिव पहले ढूंढेंगे। इंट्रोगेटिव अगर मिल गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं मिल गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पक्का, बस कंफर्म हो गया। लेकिन अगर ये सब तीनों ना मिले तो अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकार किया जाएगा, सभी बातें को स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा कि हाँ यही है, स्वीकार होगा, सभी बातें एक्सेप्ट होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए वह स्कूल जाता है, और इसमें क्या होगा कि और इसमें जो होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, मैंने बोला था, सेम उसी तरीके से आ जाइए। ये हो गया, ठीक है। हमने सभी प्रकार के सेंटेंस लिए जिससे कि आपको पहले सेंटेंस पकड़ में आए, तब हम रूल बताएंगे। ये पकड़ना वाली सीखिए सर, क्योंकि आपको जब भी सेंटेंस मिलेगा तो आपको सेंटेंस जरूर मिलेगा, और सेंटेंस को हमें ही ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस मैंने देखा, पहले बोला मैंने, अगर प्रश्नवाचक का चिन्ह आ जाए तो समझ लेंगे इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक का चिन्ह आ गया मैंने समझ लिया इंट्रोगेटिव। लेकिन रुक, आपको वहीं पर मत मान लेना, उसके बाद आपको नहीं जरूर ढूंढना है, उसमें नहीं है कि नहीं है। इसमें नहीं है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है, और अगर इसमें नहीं होता तो फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव होता, ठीक। अगर ये नहीं है, मान लीजिए आप ढूंढे और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, तो आप फिर नहीं ढूंढेंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह ढूंढिए, अगर वो मिल गया तो इंट्रोगेटिव हो गया, और नहीं भी मिल गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। लेकिन अगर प्रश्नवाचक नहीं मिला तो आपको फिर नहीं ढूंढिए, क्या नहीं तो नहीं है, नहीं शब्द अगर मिल गया तो इसका मतलब फिर ओनली निगेटिव है। लेकिन अगर ये सब कुछ भी ना मिला तो आपका अफर्मेटिव है। इसमें स्वीकार बात है, जैसे बोलिए वह स्कूल जाता है, बात स्वीकार है कि वह स्कूल जाता है, इसमें मना किया जाएगा, नकारात्मक होगा। ये क्या होगा? मना किया जाएगा, वह स्कूल नहीं जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल काहे, मतलब किस लिए जाता है, ऐसी बातें कुछ बोली जाएगी। और इसमें वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, कारण भी पूछा जाएगा और नहीं भी पूछा जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होगी। अब हम इसमें चलते हैं, चर्चा करते हैं। शॉर्टकट में अगर हम इसको लिखेंगे, अफर्मेटिव को ए लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, और निगेटिव के लिए हम एन लिखेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हम आई लिखेंगे, और इसके लिए आई एन लिखेंगे शॉर्टकट के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बातों को। तो यहाँ देखिए सहायक क्रिया की बात हो रही थी। तो इसमें
यहाँ पर सहायक क्रिया जो है हमें कैसे लगाना है ये बात है ना, क्योंकि आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। ये भी समझा देंगे, आपको कन्फ्यूजन कभी होगी नहीं। ठीक है, सहायक क्रिया। ठीक है, अफर्मेटिव में एक वचन रहे तब लगाएंगे क्या, यस लगाएंगे, नहीं तो यस लगाएंगे। कहाँ पर लगाएंगे, ये लगाएंगे वर्ब में। कहाँ पर, वर्ब में, मतलब क्रिया में। ठीक है, कहाँ लगाएंगे, क्रिया में। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें सेकंड सहायक क्रिया मतलब दूसरी सहायक क्रिया कब लगाएंगे। अगर पहली सहायक क्रिया ना लगाएंगे तब दूसरी सहायक क्रिया लगाएंगे। याद रखना ये आपको, क्योंकि आपको यहाँ पर रूल हम नहीं याद करवाएंगे। आप देखिए, मैं रूल कभी याद नहीं कराने की कोशिश करता हूँ। रूल अगर आपको नहीं याद करना है तब आप इस तरीके से सीखिए। आपको रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सेकंड बहुवचन मतलब लगाएंगे, किस में लगाएंगे, बहुवचन। और ये कब लगेगा, आपका ये निगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव में लगेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में लगेगा। इन सब में ये सेकंड सहायक क्रिया लगेगी और इसका नाम होता है डू एंड डज। ठीक, बात समझ में आ गई। ओके, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म, क्या बोलते हैं, कर्म। ठीक है, और सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता। ठीक है, उसके बाद आपको नाट के रूप में लगाएंगे नहीं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम देखिए कैसे इसको फॉलो करेंगे आराम से। मुख्य क्रिया में क्या करना है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखिए, आपको बात समझ में आ गई होगी तो शायद आप जान गए होंगे। देखिए, मेरे कहने का मतलब रूल क्या करना है। रूल में आपको सबसे पहले आपको कोशिश करें सब्जेक्ट रखें, फिर कोशिश करें हेल्पिंग वर्ब रखें, फिर कोशिश करें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो वर्ब रहेगा, और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बचा रहेगा वो आएगा अदर वर्ड। तो हमें ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड या बचा हुआ, क्या रिमेनिंग बचा हुआ, रिवर्स, रिवर्स का मतलब उल्टा, जो रिमेन रहेगा, रिमेन इन रिवर्स। बात समझिए क्या क्या हम कहने वाले हैं, आपको कैसे क्या करना है। हमें सब्जेक्ट अभी देखिए आप कर लेंगे, पहले सारी चीज़ें समझें। हमें सेंटेंस मिला, पहले टेंस पहचाने कि ता है ती है आ गया, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटेंस पर चलेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इंट्रोगेटिव, अगर नहीं है तो फिर इंट्रोगेटिव नहीं है, फिर हम नहीं ढूंढेंगे, अगर नहीं है तो निगेटिव है, अगर नहीं है तो फिर अफर्मेटिव है। मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं मिली तो आपको अफर्मेटिव मान लेना है। हमने सेंटेंस को पहचान लिया। अब सेंटेंस को पहचान लिया तो हमें रूल फॉलो करना है। उससे पहले हम चलेंगे, इस रूल पर चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, दोनों को, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा पहले तब मुख्य क्रिया आएगा, या तो आपका मुख्य क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये चीज़ें हम मिला के बता रहे हैं। वो रूल नहीं है कि हमें किताबी सहारे से चलना है, हमें अपने तरीके से चलना, लैंग्वेज समझ करके। तो हमें या तो हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब मिला कर लिखना होगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब अदर वर्ड, जो भी ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट जो हमारा जिसके ऊपर वो कर्म बन रहा है, जिसकी बातें, और कर्म के बाद जितने भी रिमेनिंग इन रिवर्स जो बच रहे हैं शब्द ना, उसको रिवर्स उल्टा क्रम में लिखते हुए चले जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं मैं कैसे कहने वाला हूँ। और यहाँ पर सहायक क्रिया क्या क्या चीज़ें होती है। सहायक क्रिया हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नहीं तो मुख्य क्रिया लगाएंगे, मुख्य क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये बात याद रखना। पर मुख्य क्रिया सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे, सहायक क्रिया पहले लगाएंगे पहली अवस्था वाली। फर्स्ट सहायक क्रिया का आता है यस या यस। ये तब लगेगा जब अफर्मेटिव रहेगा, तब अफर्मेटिव रहेगा तब हमारा लगेगा, वो भी एक वचन में, बहुवचन में नहीं लगेगा। एक वचन में लगेगा, बहुवचन में कुछ भी नहीं लगाना है सहायक क्रिया। अगर ये चीज़ ना आए, मतलब अगर अफर्मेटिव आ गया और एक वचन आ गया, तब हमें वर्ब में यस या यस लगा देना, 100% लगा देना है, अन्यथा नहीं लगाना है। अगर हमारा ये चीज़ नहीं आया, मतलब प्रथम सहायक क्रिया की बात नहीं आई, अफर्मेटिव नहीं आया, तो हमें फिर आएगा सेकंड सहायक क्रिया।
सेकंड सहायक क्रिया की बात आएगी जब इंट्रोगेटिव निगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तब हम लगाएंगे सेकंड सहायक क्रिया। डू या डज लगाएंगे। डू या डज कैसे लगता है ये भी ध्यान देना। ये लगता है आपका एक वचन के साथ और ये लगता है बहुवचन के साथ। ठीक, ए सॉरी, ये एक वचन, ये बहुवचन साथ लगेगा, एक वचन साथ लगेगा। कन्फर्म। अब यार करते हैं ट्रांसलेशन। देखिए मैंने पढ़ा ट्रांसलेशन, वो आज स्कूल जाता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा नहीं है ना, तो नहीं लगा है तो इसका मतलब अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो मैं चलता हूँ पहले सब्जेक्ट है हमारा का, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने की मैं कोशिश कराता हूँ। सब्जेक्ट आपका पहले होगा, जिस पे बातें बोली जाएंगी वो सब्जेक्ट होगा, जिस पे पूरी बात बोली जा रही है वो सब्जेक्ट होगा। और उस सब्जेक्ट के बॉडी से उसके जो भी एक्शन, बॉडी से चाहे वस्तु हो चाहे जो भी हो, उसके जो भी शरीर है, चाहे निर्जीव हो जीव हो, वो शरीर से जो भी चीज़ हिल डुल जाए, जो भी एक्शन उस बॉडी से हो जाए, चाहे वो जीव हो और चाहे निर्जीव हो, ठीक है, तो उससे जो भी हो जाए वही क्रिया होती है, वही वर्ब होता है। और वर्ब से जो चीज़ें बन जाती हैं वही कर्म होता है। और कर्म के बाद भी जो कर्म जुड़ करके रहते हैं वो हमारा रिमेनिंग शब्द होते हैं, अदर वर्ड होते हैं। तो ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह के ऊपर बात हो रही है कि वह स्कूल जाता है, मतलब उस पर बात हो रही है, वहाँ पर, तो आपका ही हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद चलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा फर्स्ट एक वचन है तो इसका मतलब यस या यस लगेगा, वो भी वर्ब के साथ ही लग जाएगा, वर्ब के साथ ही लग जाता है। वर्ब हमारा क्या है, मतलब सहायक क्रिया क्या है, उस मुख्य क्या है, जाना। तो गो हो गया, तो गो में क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। तो ईएस लगेगा। ईएस कब लगेगा? ईएस लगेगा जब वॉवेल पर खत्म हो लास्ट में तो ईएस लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट्स पर खत्म हो तो हमारा यस लगाएंगे। मतलब जब वाउल जो होता है, जो स्वर होता है, अगर उस पर हमारा इंड होता है इंग्लिश तो हमें ईएस लगाना है। अगर हमारा कॉन्सोनेंट्स पर इंड होता है तो हमें यस लगाना है। अधिकतर बातें यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम इसके बाद गोज टू लगा देंगे, क्योंकि किसी अपने सिद्धांत के अपने मतलब जो उसका काम है, आदत है, मतलब उसका जाना वहाँ ज़रूरी है, मतलब वहीं पर जाता है, वो अपने काम के लिए जाता है तो हम टू का यूज़ कर लेंगे। किसी और जाना तब हम टू का यूज़ कर लेंगे। बाकी स्कूल जाता है, इसको स्कूल लिख देंगे, गो टू स्कूल, ठीक है। सेम वही तरीके से हम इसमें करेंगे। जब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी वही, अब इसमें नहीं लगा है तो इसमें नेगेटिव है, ही लग गया, लेकिन इसमें ही है। तो यहाँ पर देखते हैं जब हमारा अब एक बात ध्यान देना, नहीं आ गया तो ये निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव होता तो ये फर्स्ट वाली सहायक क्रिया लगती, अफर्मेटिव होता तो पहली सहायक क्रिया लगती तो दूसरी न लगती, सहायक क्रिया एक ही लगेगी, या तो ये वाला लगेगा या तो ये वाला लगेगा। मतलब या तो यस या यस ही लगेगा या तो डू और डज ही लगेगा। इन सभी दोनों में से एक ही लगेगा, कोई एक ही और ऐसे में नहीं लगना। तो इसमें हम बहुवचन में देखते हैं, तो बहुवचन में हमें देख रहे हैं तो इसमें हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाता है ना, तो हमें क्या लगाना है, डू और डज लगाना है। तो हमें इसमें लगाना है एक वचन हो तो डज और बहुवचन हो तो डू। तो हमने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज लगेगा, डज लगेगा क्योंकि एक वचन है। एक वचन कैसे है, यहाँ पर देखिए एक वचन बहुवचन लिखे हैं तो हम यहाँ पर डज लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नहीं के लिए, हमने बोला है नाट लगा देना है, और नाट हमेशा कहाँ लगाना है, ये वर्ब से पहले लगा देना है। कहाँ? वर्ब से पहले, ध्यान देना है, वर्ब से पहले, चाहे जो भी सेंटेंस मिले, चाहे जो भी टेंस मिले, आपको वर्ब पहले नाट लगा देना, बहुत ईजी तरीके से लग जाएगा, केवल नाट, और बाकी हमसे किसी मतलब नहीं है। और यहाँ पर अब उसके बाद आपका गो हो गया, फिर टू हो गया, फिर स्कूल हो गया, पूरा प्रोसेस वही चलेगा। अब बात इसमें ये फंसती है, क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या वह जाता है, जब क्या आ जाए ना तो कुछ भी नहीं करना है, जो ये सहायक क्रिया होती है ना इसी को आगे कर देना है। सहायक क्रिया हमारी कौन सी थी, डज थी, तो डज को हमें केवल आगे कर देना है, और हमें बाकी उसी तरीके से ही गो टू स्कूल, ठीक है, पूरा वही करना है। और इसमें इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर भी वही, वह क्यों स्कूल जाता है। देखिए क्या से शुरू होगा तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, याद रखना, जब क्या से शुरू होगा तो क्या अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। आप मत लिखना क्या अंग्रेजी कभी भी क्या से शुरू। और जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं ये कहीं पर भी आ जाए तब आप उसकी अंग्रेजी लिखिए, लेकिन क्या जब आगे आए तो उसकी अंग्रेजी मत लिखिए, और क्या कहीं बीच में भी क्या आ जाए ना तो उसकी अंग्रेजी लिखिए, लेकिन आगे आए तो मत लिखना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्यों आ गया है तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। जब भी
मतलब जितने भी हैं, तो हमें वही डज आपका आगे आएगा, डज आगे ही आएगा, ही आएगा, गो आएगा, टू आएगा, स्कूल आएगा। अब ये बात ध्यान रखना, हमने बोला था कि आपको जब सहायक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव आए ना, तो ये सबकी जो सहायक क्रिया होती है इनको आगे लिख देना है। इंट्रोगेटिव जब भी आए तो हमें सहायक क्रिया आगे लिख देना है। जब भी इंट्रोगेटिव आए तो सहायक क्रिया को आगे लिखना है, याद रखना। इंट्रोगेटिव में आपको सहायक क्रिया आगे, इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया आगे, याद रखना। ये भी देखिए इंट्रोगेटिव है तो इसमें भी सहायक क्रिया आगे आएगी। अब सहायक क्रिया क्या से शुरू है, तो क्या हमारा डज होगा, वही होगा डज, उसके बाद फिर ही, फिर उसके बाद नाट होगा क्योंकि नहीं लगा है, क्योंकि सहायक क्रिया ने मुख्य क्रिया पहले नाट लगे, गो टू, उसके बाद स्कूल। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब वह क्यों नहीं स्कूल जाता है, तो क्या वो सेम यही चीज़ होगा, क्यों, तो क्योंकि इंग्लिश पहले लिखा जाए, क्योंकि इंग्लिश पहले लिखी जाएगी तो हुआ ही होगा। और यहीं पर मतलब डज, यहीं पर गो के पहले नाट लगेगा, सेम चीज़ वही है। नाट कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई सेंटेंस लेते हैं, मान लीजिए, देखिए आपको समझ में आएगा। तुम घर में पढ़ते हो, ठीक। अब बताइए, तुम घर में पढ़ते हो, क्या इंट्रोगेटिव के चिन्ह है, हम अभी देख लेंगे है। तो बीच में इंट्रोगेटिव के चिन्ह कभी कभी भूल से कोई लगा देता है तो ये गलत लिखा जाता है, तो गलत को आपको लिखा जाएगा तो तुम्हारी भी गलती हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान देना कि गलती आपको नहीं। तो यहाँ पर आपको सिंपल हमारा वो मिला। हम देखते हैं क्या इसमें प्रश्नवाचक शब्द कोई है, ये वाला कोई शब्द है, नहीं है, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या इसमें नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो नहीं लिखा है, इसका मतलब निगेटिव भी नहीं, तो कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें तुम है क्योंकि तुम पर पूरा बात बोला गया है। उसके बाद तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो गया, ठीक है। अब यू के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हो या तो वर्ब। और जब अफर्मेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो अफर्मेटिव हो अगर ना, तो हमें वर्ब के साथ ही यस या यस लगा देना। वर्ब हमारा है पढ़ना, तो रीड के साथ हम लगा देंगे रीड्स, ठीक है। हमारा रीड्स हो गया। रीड्स क्या करना है, उसके बाद देखना हमारा जो है ऑब्जेक्ट जो भी बच रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, यही रीड्स है। मैं घर, मैंने बोला जो भी बच रहा है उसको रिवर्स में लिखिए। मैं घर मतलब इन द हाउस या होम, जो भी लिखिए, ठीक है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं, होम या हाउस लिखिए। होम हाउस में डिफरेंस होता है, लेकिन उसको मत समझिए। अब हम देखते हैं कोई और अदर सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पर अगर होता तुम घर में नहीं पढ़ते हो, यहाँ पर नहीं होता, तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका चेंजेज हो जाता यू, और उसके बाद नहीं हो जाता तो ये वाली सहायक क्रिया ना लगती, यस या यस वाली सहायक क्रिया ना लगती। जब यस वाली सहायक नहीं तो ये वाली लगेगी, और ये वाली लगेगी तो हमें क्या करना है, यू बहुवचन है और बहुवचन है तो डू लगेगा, तो हम यहाँ पर डू लगा देंगे, डू लगा देंगे। उसके बाद नहीं के लिए आप नाट लगा देंगे। और नाट कहाँ लगाएंगे, मुख्य क्रिया से पहले, तो आपका इस तरीके से हो जाता, ठीक है, इस तरीके से हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने वाली बातें होती हैं। कैसे ट्रांसलेशन करना है आप जरूर कर लेंगे, एक बार ट्राई करिएगा, मेरी तरीके से ट्राई करिएगा। आपको एंगल मेरा पता होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट लिखना है और सहायक क्रिया तब लिखना है। पहली सहायक क्रिया हमें ऐसे यस लगाएंगे तब, जब अफर्मेटिव होगा तब, अन्यथा हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। और डू या डज हम प्रयोग करेंगे अगर डू या सहायक क्रिया तब आगे करेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए या प्रश्नवाचक सेंटेंस आ जाए। तो हमें क्या करना है, सहायक क्रिया का उपयोग मतलब उसका यूज हम कहाँ करेंगे, पहले करेंगे। याद रखना, चाहे टेंस हो चाहे सेंटेंस हो, इससे मतलब नहीं है। अंग्रेजी में जब भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, प्रश्नवाचक चीज़ें आ जाए, तो जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनको हम पहले रखेंगे। ये आपका इसी में नहीं, फल पूरी इंग्लिश में काम करेगा, याद रखना। जैसे आ गया आपका तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो, अभी ये बोला गया। तो हम क्या बोला था, मैंने बोला था क्या पीछे देखिए चिन्ह है, हाँ है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए नहीं मिला था, बीच में से देखिए कब, कब क्या है, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन शब्द है। जब क्वेश्चन शब्द हैं, प्रश्नवाचक वाले शब्द हैं, तो हम प्रश्नवाचक हो गया ना, प्रश्नवाचक वाक हो गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हो गया तो हमें क्या दिक्कत, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव मान लेंगे, नहीं ढूंढ लेंगे, अगर नहीं मिल गया तो निगेटिव है, अन्यथा आपका इंट्रोगेटिव, ओनली इंट्रोगेटिव। अगर नहीं मिलता है, नहीं शब्द ना मिले, तब हम इंट्रोगेटिव अकेले मानेंगे, नहीं मिल जाए तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हमें क्या करना है, जब निगेटिव आ जाता है तो हमें पहली सहायक क्रिया का यूजेज नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट हमें लिखना ही होगा। सब्जेक्ट हमें क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट हमारा लिखना है यू,
उसके बाद दूसरी सहायक क्रिया होती है डू और डज। डू और डज हम तुम है, तुम यू के साथ हमें लगेगा बहुवचन, बहुवचन साथ लगेगा डू। और उसके बाद हमारा तो ये देखिए मैंने बोला था जब प्रश्नवाचक शब्द है तो डू को हमें यहाँ ना लिख करके हमें कहाँ लिखना है, हमें आगे लिखना है, मतलब ये हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको गलती यहीं पर होती है आपकी। तो हमें ये बात मैं याद कराना चाहता हूँ, जब भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए, तो हमें सहायक क्रिया को पहले रख देना, तो बाकी सारी चीज़ें आपको लिख देना। जैसे अब यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया पहले लिख दिए, तो हमें जो बच रहा है अब सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया बच रही है। मुख्य क्रिया हमारा क्या है, सोना, तो स्लीप हो गया, स्लीप हो गया। उसके बाद और कुछ बच रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है। और कब है, तो कब की अंग्रेजी इससे भी पहले लिखना है। बस बात यही थी, बात यही थी। मैंने इसलिए पहले कब नहीं लिखा, क्योंकि आपको समझने वाली बात ये थी कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तब आपको सहायक क्रिया तो आगे लिखना ही है, लेकिन अगर कोई बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश उससे भी पहले लिख देना है। यही आपको समझाने को मैं ट्राई करवा रहा था। बात को समझना है और इसी तरह के ट्रांसलेशन करने की कोशिश करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर देना। मेरे सेकंड चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। हो सके तो आप दोस्तों में शेयर कर देना। और कैसी वीडियो चाहिए, कौन सी सब्जेक्ट वीडियो चाहिए, ये भी आप कमेंट कर देना। मैं उसी तरह की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी ट्रांसलेशन, लाइव ट्रांसलेशन कराता हूं, जो कि हाई स्कूल इंटर में आता है, उसको मैं यहीं पे सामने कराता हूं, बिना कोई रूल का फॉलो करे, बिना कोई ट्रांसलेशन, मतलब बिना कोई टेंस का सहारा लिए कराता हूं। आप उस तरह भी ट्राई करिए, आप जरूर पेपर में कुछ अच्छा कर जाएंगे। वो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, इंग्लिश फॉर ऑल और स्पोकन इंग्लिश, एकदम बेसिक से सीखिए इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री की वीडियो भी पड़ी हुई है, कैलकुलेशन एकदम आप उड़ा देंगे। मैथ अगर आप सीखना, हाँ मैथ अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है कि मैथ बेसिक क्लास 0 to हीरो, वो जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उसमें आपको एकदम बेसिक से क्रम से मैं मैथ सिखा रहा हूँ और डेली एक वीडियो पढ़ती है, वो भी जरूर देख लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।